नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज विद जीएनपी में, जो कि है आपका अपना चैनल। दोस्तों, आज हम 4th जैन के पेपर का डिस्कस करने वाले हैं, जिसका आपको डिटेल सॉल्यूशन विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कराया जाएगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और इसी तरह आने वाली सभी वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसका पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और कल जो वीडियो डाली थी उसका पीडीएफ भी वहाँ कमेंट बॉक्स में ऐड कर दिया है, तो वहाँ से जाके एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा। ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए शुरू करते हैं। जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ना होगा जहां पर लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस कराई जाती है मॉक टेस्ट की, वो भी काफ़ी किफ़ायती फ़ी में। तो आप टेक्स्ट बुक से जुड़ भी 10 से 11 मई के लिए ऑफर का लाभ उठाएं। मिनिमम प्राइस 269 में JJPO2I कोड को यूज़ करें, जिससे कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट पास प्रो लेना चाहते हैं तो पास प्रो में आपको एक्स्ट्रा फीचर्स दिए जाते हैं, प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, जिसे आप एज ए प्रैक्टिस के तौर पर कर सकते हो, वो भी अनलिमिटेड टाइम के लिए। तो टेक्स्ट बुक से जुड़े, अपनी स्टडी को और भी स्मार्ट बनाएं। निम्न में कॉलम ए में दिए गए विटामिन का कॉलम बी में दिए गए प्रकारों के साथ मिलान करना है। विटामिन ए, जिसे रेटिनॉल बोला जाता है, इससे क्या होता है कि ज़ीरोथैल्मिया, रात्रि का अंधापन, तो ए के लिए हो गया। सेकंड, विटामिन सी, स्कर्वी, खट्टे फलों में जो विटामिन सी पाया जाता है। तो खट्टे फल हम क्यों खाते हैं? इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। क्या होता है? रोगों से लड़ने में शरीर की मदद करता है। तो विटामिन सी के लिए हो, बी के लिए हो गया। थर्ड, विटामिन डी, विटामिन डी कैल्सिफेरोल केमिकल नेम, और ये बोन्स में कैल्शियम जो कहाँ पाया जाता है? हमारे बोन्स में, तो अस्थियों और दांतों के लिए शरीर में मदद करता है। तो सी के लिए आ गया फर्स्ट। विटामिन बी, विटामिन बी, विटामिन बी क्या होता है? शरीर की कोशिकाओं को कार्य और स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। तो डी के लिए आ गया ऑप्शन 4। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसमें कुछ पॉइंट और भी ऐड कर लीजिए। विटामिन ए, केमिकल नेम रेटिनोल। विटामिन बी, अब बी में भी बहुत सारे टाइप होते हैं। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B1 थायमिन, जिसकी कमी से हो जाता है बेरी रोग, ये मूंगफली और आलू में पाया जाता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, जिसमें क्या होता है कि जो त्वचा वगैरह फट जाती है, होंठ फट जाते हैं, वो विटामिन B2 से होता है। विटामिन B3, जिसको पेंटाथोनिक बोला जाता है, इसमें क्या होता है? पैरों में जलन होने लगती है, जो सफ़ेद बाल होने लगते हैं, वो विटामिन B3 की कमी से होते हैं। अब इसके बाद आता है विटामिन B5, जिसको निकोटिनोमाइड या नियासिन बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि पैलेग्रा, विटामिन B5 की कमी से हो जाता है पैलेग्रा रोग। विटामिन B6 पायरोडोक्सिन, पायरोडोक्सिन में क्या होता है कि विटामिन B6 की अगर कमी हो जाती है ना, तो एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन B7, B7 को बायोटिन बोला जाता है, ये गेहूं और अंडे में पाया जाता है। विटामिन B12, जैसे साइनोकोबालमिन, जिसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। तो एनीमिया के लिए दो विटामिन आते हैं, एक तो आता है B12, एक आता है B6। तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो आता है वो विटामिन B12 का आता है, तो उसको थोड़ा सा याद रखना। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैक्टस ने रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अपने आप को कैसे चेंज किया, परिवर्तित किया? पत्ती कांटों के आकार के रूप में होती है, तो ये सही है। तना रसदार होता है और पत्ती का कार्य करता है, ये भी सही है। तने पर एक मोटी परत होती है, ये ऑप्शन भी ठीक है। जड़ सतह के समीप होती है, ये ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि क्या है कि कैक्टस की जो प्लांट होती है उसकी जड़ सतह के समीप नहीं होती, अंदर धसी हुई होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A, B और C। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। पत्तियां कांटों के रूप में होती है। कैक्टस के पौधे की पत्तियां कांटों में संशोधित हो जाती, क्योंकि यह उन्हें वाष्पोत्सर्जन के दौरान कम पानी खोने में सहायता करता है और साथ ही उन्हें जानवरों द्वारा खाए जाने से बचाता है। तना रसदार होता है और पत्ती का कार्य करता है। कैक्टस के संशोधित तने को रसदार कहा जाता है, क्योंकि इसमें पानी के प्रभाव भंडारण के लिए विशिष्ट ऊतक होते हैं।
तने हरे रंग के होते हैं और पत्तियों के बजाय प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तना मोम की मोटी परत से ढका होता है। कैक्टस का तना पानी बनाए रखने के लिए मोटी परत से ढका होता है। जड़ें सतह के पास होती है। पानी के बेहतर अवशोषण के लिए कैक्टस की लंबी गहरी जड़ें होती है और वे सतह होती है। यह कथन गलत है क्योंकि सतह के पास होती है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, कोई तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल में घुलनशील यौगिक बनाता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। इस विलयन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। तो यह जो एलिमेंट है वो कौन सा है? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसको यहाँ से देखेंगे। लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो लाल को नीला करेगा वो होगा बेस। अब कार्बन तो ना तो मेटल है ना नॉन मेटल है, ये मेटल हो रही है, ऑप्शन वैसे रॉन्ग हो गया। सल्फर है, ये नॉन मेटल है। अब आता है मैग्नीशियम और कैल्शियम। कैल्शियम मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है। तो ऑप्शन नंबर ये भी राइट है और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी राइट है। इसके लिए एक पॉइंट और, जो बोर्ड है उसने आंसर की आई थी सीटेट की, उसने मैग्नीशियम को राइट आंसर किया है। तो अगर ऑप्शन में कैल्शियम और मैग्नीशियम दिया जाता है तब तो आप मैग्नीशियम के साथ जाएंगे, और अगर मैग्नीशियम ऑप्शन में नहीं है तो आप कैल्शियम के साथ जाएंगे। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा याद कीजिएगा। फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो आंसर की है, उस आंसर की आई थी उसमें इसका आंसर मैग्नीशियम दिया हुआ है। तो अगर ऑप्शन में दोनों है तो आप मैग्नीशियम के साथ जाना, और अगर मैग्नीशियम नहीं है तो कैल्शियम के साथ जाना। कार्बन समूह 14 से संबंधित और सल्फर समूह 16 से है, इसलिए वे क्षार नहीं बना सकते। कैल्शियम और मैग्नीशियम आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में सेकंड ग्रुप में आते हैं। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक घोल है। कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के घोल के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, सफेद अवक्षेप बनाता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। यदि कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी के माध्यम से उत्पन्न होता है तो चूने का पानी दूधिया और धूमिल सफेद हो जाता है। CO2 गैस रिलीज कर देता है, जिसके कारण चूने का पानी व्हाइट कलर का हो जाता है। इसका उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस के परिक्षेपण के लिए किया जाता है। अब इसमें कंफ्यूजिंग पॉइंट ये हमें मैग्नीशियम से क्यों कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम भी एक क्षार है। मैग्नीशियम से ऑक्सीजन क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाएगा। CO2 केवल Mg और MgOH के साथ ऊष्मा भंडारण उत्सर्जन प्रक्रियाओं के दौरान थोड़ी अभिक्रिया करता है, यानी कि कैल्शियम के साथ तो ज्यादा रिएक्ट करता है लेकिन मैग्नीशियम के साथ कम करता है, क्योंकि मैग्नीशियम के साथ क्रिया करने के लिए इसे पानी को बॉईल करना पड़ता है। यह अध्ययन इंगित करता है कि कार्बोनिक अम्ल H2CO3 आसानी से CaO, CaOH के साथ क्रिया करके ऊर्जा उत्सर्जन की प्रक्रिया के दौरान कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, इसलिए इसमें कैल्शियम आंसर किया गया। बट जो आंसर किया उसमें मैग्नीशियम था, तो आप देख लीजिएगा आप किसके साथ जाएंगे। इसमें मैंने ये पॉइंट स्पेशल ऐड कर दिया है। ऑफिशियल कुंजी में मैग्नीशियम के अनुसार आंसर मैग्नीशियम जो है राइट है, लेकिन जो आंसर है वो इसका कैल्शियम है एज ए केमिकल थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 4, शरीर की गति कई गतियां संधि की गति से जुड़ी हैं। स्तंभ ए में शरीर की गति, स्तंभ बी में गति के लिए उत्तरदायी संधि के प्रकार का मिलान करना है। क्रिकेट की गेंद का फेंकना, अब गेंद को फेंकते हैं तो उसमें क्या होता है, गेंद से याद कर सकते हैं जो कंदुक खलिका, इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोला जाता है। तो ये ए के साथ आ गया ऑप्शन नंबर 4। सिर को बाईं या दाईं दिशा में घुमाना, तो जो हम हमारी गर्दन को घुमाते हैं ना तो वो पाइवेट जॉइंट होती है, जिसे धुराग्र संधि बोला जाता है। तो बी में ऑप्शन फर्स्ट। कोहनी की गति, कोहनी जो होती है वो हमारे बॉडी में कब्जे की तरफ फिट रहती है, जैसे हिंज जॉइंट बोला जाता है। सी में ऑप्शन नंबर सेकंड। डी, हंसते हुए ऊपरी जबड़े की गति, जिसे इनमूवेबल जॉइंट बोला जाता है। तो डी में आ गया ऑप्शन फर्स्ट। तो मूवेबल जो होता है, एक इमूवेबल होता है। मूवेबल होता है जो मूव कर पाता है, जो हमारे नीचे का जबड़ा होता है। इमूवेबल होता है ऊपर का जबड़ा। इसको करके देखना समझ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। संधि एक जोड़ है जो कंकाल तंत्र में अस्थियों के बीच होती है। संधि गति करने में सहायता करती है, कंधों को घुमाने, घुटने और कोहनियों को मोड़ने, गर्दन को हिलाने में मदद करती है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इस प्रकार की संधि गुणन गति में मदद करती है। अस्थि दूसरी अस्थि के खोखले स्थान से जुड़ी होती है। ऑप्शन
फॉर एग्जाम्पल कंधे। धुराग्र संधि जैसे पाइवट जॉइंट होता है जो हमारे गर्दन में पाई जाती है, यह एक तरफ तथा आगे और पीछे की ओर गति करती है। एक अस्थि दूसरे में इस तरह चिपकी हुई होती है कि पूरा घूर्णन संभव नहीं हो पाता, यानी कि जो हमारी नेक है वो 180 डिग्री ही मूव कर पाती है। हिंज जॉइंट, दरवाजे में कब्जे की तरह होती है, आगे और पीछे की गति संभव, उदाहरण के लिए टखने, कोहनी और घुटने की संधि। अचल हो गई, जो इमूवेबल हो गई, इमूवेबल जॉइंट अचल संधि कहलाती है। इसमें अस्थियों के आपस में इस तरह जोड़ा जाता है कि निश्चित संख्या बनाने के लिए घटक से जुड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल करोटी और ऊपरी जबड़ा। करोटी होता है हमारी जो स्कल होती है, खोपड़ी जिसको बोलते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति में रुद्र विकास, चेहरे पर सूजन, बालों का बदरंग होना, त्वचा की बीमारी, यह निम्न कमी के कारण होती है। ये सब किसकी वजह से होता है? अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी होगी तो ये सब हो जाए, वो सब होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। प्रोटीन की कमी से क्या होता है? बच्चों में गंभीर कमी से सूजन, यकृत की चर्बी, त्वचा का पतन, संक्रमण, गंभीरता में वृद्धि, अवरुद्ध विकास हो जाता है। इसलिए अमीनो अम्ल की निरंतर आपूर्ति आवश्यक है। यही कारण है कि डॉक्टर हमें बच्चों को उचित वृद्धि विकास के लिए आहार में अंडे का सफेद भाग, दाल, चना आदि अधिक मात्रा में शामिल करने की सलाह देते हैं। वसा के कारण कमी, जब आपको अपने खाने की दिनचर्या में पर्याप्त वसा नहीं मिलती तो आपको शुष्क, चकत्ते, गंजापन, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली और विटामिन की कमी से जुड़ी समस्याओं जैसे दुष्प्रभाव दिखाई देते हैं। अच्छी सेहत बनाए रखने में मदद करने के लिए आपको द्वारा खाए जाने वाले वसा का एक बड़ा हिस्सा एकल, असंतृप्त और बहुसंतृप्त यानी कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो क्या होगा? स्टार्च, पर्याप्त मात्रा में स्टार्च प्राप्त नहीं करते तो क्या होता है? आपकी मांसपेशियां कार्बोहाइड्रेट का उपयोग कर सकता है। अपर्याप्त आहार में सिरदर्द, कमजोरी, उल्टी, सांस में दुर्गंध आना, पोषक तत्व और खनिजों की कमी हो सकती है। मिनरल्स, खनिज की कमी होगी तो क्या होगा? आयरन, जिंक, मैग्नीशियम की कमी होगी जिससे कि पेट में दर्द, कब्ज, दस्त आदि होने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। शैवाल, फफूंद, डेलिया। शैवाल क्या होता है कि शैवाल में विखंडन होता है। एक कैक्टस है, कैक्टस में होता है शरीर के भाग का अलग होना। तो फफूंद बीजाणु बनाता है, डेलिया होता है ये जड़ों में होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शैवाल। शैवाल में होता है अलैंगिक प्रजनन की विधि। यह छोटे हरे शैवाल विखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं जबकि बड़े शैवाल बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करते हैं। यानी कि एक तो होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल। सेक्सुअल तो होता है ह्यूमंस में, एसेक्सुअल प्लांट्स हो गए उनमें होता है। खुद में जो ही फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है एसेक्सुअल। तो विखंडन द्वारा, जिसे बडिंग बोला जाता है, एक सेल दूसरे सेल में डिवाइड होने लगती है। बड़े शैवाल बीजाणु द्वारा निर्माण द्वारा प्रजनन करते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन करते हैं सीड्स के द्वारा। कवक में अलैंगिक जनन प्रजनन की विधि। कवक में प्रजनन मुख्य रूप से बडिंग, विभाजन और विखंडन है। अधिकांश बीजाणु ऐठन से अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। डेलिया एक एसेक्सुअल जनन विधि है। वनस्पतिक प्रवर्धन अलैंगिक प्रजनन की विधि है। यह डालिया में कंदयुक्त जड़ों द्वारा विकसित होती है। कैक्टस, वनस्पतिक प्रतिरूपण, वनस्पतिक प्रसार कैक्टस में अलैंगिक विधा है। यह तब होता है जब एक परिपक्व पौधा खुद में अलग कर नए पौधे के रूप में विकसित होता है, यानी कि तब विकसित होता है जब एक पौधा अलग पौधे के रूप में विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए कुछ पदार्थ प्रयोगशाला में उनके भंडारण की विधियां दी गई है। सोडियम धातु को किसमें स्टोर करते हैं? सोडियम को करते हैं कैरोसिन में, कैरोसिन ऑयल। फॉस्फोरस को करते हैं वाटर में। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होती है प्लास्टिक की बोतल में, NaOH। और जो पारा होता है उसको करते हैं कांच में।
ए के लिए आ गया ऑप्शन 4, बी के लिए आ गया ऑप्शन 3, सी के लिए आ गया ऑप्शन 2 और डी के लिए आ गया ऑप्शन 1। 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, सृजन ने एक मैराथन में भाग लिया, यद्यपि वह नियमित रूप से नहीं दौड़ता। तेज दौड़ने से उसकी टांगों में ऐंठन हो गई। इसलिए ऐसा ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पेशियों में ए आंशिक रूप से बी में विखंडित हो गया। क्या होता है कि आंशिक रूप से बी में विखंडित, गर्म जल में से नहाने के बाद बी सी तथा डी में पूर्ण रूप से विखंडन के कारण उसकी इस अवस्था में सुधार हुआ। तो ए बी सी डी क्या है? ऐंठन हो गई। पेशियों में ए आंशिक रूप से विखंडित हुआ तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज होता है, जब हम दौड़ते हैं तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। अब लैक्टिक एसिड में चेंज होने के बाद क्या होता है, हम ठीक से सांस नहीं ले पाते और हमें ऐंठन सी होने लगती है। तो जब हम गर्म पानी से नहाने के बाद सी और डी पूर्ण रूप से विखंडन, तो क्या होता है कि जब वो विखंडित होने लगते हैं, ऑक्सीजन अच्छे से इनहेल करने लगते हैं, तो CO2 को रिलीज करेंगे और ऑक्सीजन को छोड़ेंगे। तो जो ए बी सी डी क्या है? तो ग्लूकोज, तो क्या हुआ कि लैक्टिक एसिड में चेंज हुआ, फिर CO2 रिलीज की और फिर जल। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। अब लैक्टोज क्यों नहीं होगा? क्योंकि लैक्टोज दूध में होता है, बात कर रहे हैं बॉडी की, तो ये ऑप्शन वैसे रॉन्ग हो गया। ग्लैक्टोज अल्कोहल में चेंज होता है, अल्कोहल फर्मेंटेशन के लिए यूज होता है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। ग्लूकोज एस्कोर्बिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड जल, ग्लूकोज एस्कोर्बिक एसिड जो विटामिन सी के साथ इतना कोई रोल होता नहीं है, तो ग्लूकोज लैक्टिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। जब हम कठोर व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कभी कभी हमारा शरीर गहन व्यायाम करते समय शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन प्रदान नहीं कर पाता, जैसे कि हमारे रक्त में ऑक्सीजन का स्तर घटता है। जब ऑक्सीजन लेवल घटेगा तो ग्लूकोज अवायवीय श्वसन के माध्यम से विखंडित होने लगता है। एक तो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है अनएरोबिक। तो एरोबिक होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और अनएरोबिक होता है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। वायवीय श्वसन होगा तो CO2 और जल बनाएगा, अवायवीय श्वसन होगा तो लैक्टिक एसिड बना लेता है। अगर ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं है तो वो फर्मेंटेशन करके किण्वन करने लग जाता है, सड़ जाता है। जैसे बियर वगैरह जो बनती है वो फर्मेंटेशन से बनती है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा खाद्य का कार्य नहीं है मृदा की संरचना को सुधार करना? तो जो हम खाद डालते हैं पौधों के लिए मिट्टी में, तो वो ये ऑप्शन तो सही है। मृदा में पोषक तत्वों की आपूर्ति, ये भी सही है। बीजों की वृद्धि के लिए पुट्टिका प्रदान करना, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि हम जब खाद डालते हैं तो उससे बीजों में वृद्धि नहीं होती, मिट्टी के मोस्ट ऑफ सैंड के लिए होती है। मृदा की जल प्रतिरोधक क्षमता को सुधारना, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। खाद के कार्य क्या होते हैं? विखंडित कार्बनिक पदार्थ के साथ मृदा को समृद्ध करके मृदा की उर्वरकता को बढ़ाया जाता है। मृदा में संशोधन करके अपरदन निक्षालन को कम करती है। मृदा की जल पोषक तत्व धारण क्षमता में सुधार करती है। बड़ी संख्या में तंतु अपचित पशु चारा चूरा होता है जो मृदा की पोषक सामग्री को बढ़ाता है। खाद के उत्पाद के रूप में विकसित हुई मीथेन गैस का उपयोग खाना पकाने के लिए किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा उन मानव रोगों का समुच्चय है जो विषाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो वायरस से होने वाले डिजीज, टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये बैक्टीरिया से होता है, ये ऑप्शन रोग हो गया। हेपेटाइटिस, खसरा, पोलियो और चेचक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। टाइफाइड, सैल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया से होता है, ये भी टीबी हो गया, तो ये बैक्टीरिया, ये ऑप्शन रोग हो गया। इसमें भी 6 रोग टीबी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। वायरस, विषाणु एक संक्रमण उत्पन्न करने वाला रोग कारक है जो केवल एक जीव की जीवित कोशिकाओं में ही प्रतिकृति बनाता है, यानी कि रेप्लिका बनाता है। जीवाणु एक जैविक कोशिका है जिसमें सूक्ष्म जीवों का एक बड़ा समूह होता है। रोग शरीर द्वारा अनुभव की एक अवस्था है जब शरीर में एक या अधिक तंत्र सामान्य रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं तो रोग होते हैं।
रोग जीवाणु, विषाणु या रोग जंतुओं के कारण होता है। सामान्य सर्दी सबसे आम प्रकार का विषाणु संक्रमण श्वसन के पथ में संक्रमण के कारण होता है। कुछ वायरस से जो रोग है, चेचक, इन्फ्लुएंजा, एड्स, कंठमाला, खसरा वायरस, हेपेटाइटिस, कोविड-19, ये सब है। तो इसके लिए एक ट्रिक याद कर सकते हो वायरस से होने वाले डिजीज के लिए। चेतना, पिंकी की सास का मिजाज, बड़ा एड़ा है रे। चेतना, पिंकी की सास का मिजाज। तो चेतना से चिकन पॉक्स, पिंकी पोलियो, सास सार्स डिजीज, मिजाज मीजल्स, बड़ा एड़ा है रे, एड़ा से एड्स, और रे से रेबीज। तो ये हो गई वायरस डिजीज। चेचक, वेरिसोसेला जोस्टर। अब होता है एक तो स्मॉल पॉक्स होता है, एक चिकन पॉक्स होता है। जो चिकन पॉक्स होता है वो चेचक बोलते हैं, जिसको वेरिसोला जोस्टर, और स्मॉल पॉक्स होता है वेरियोला वायरस। तो चेचक तो हो गया, सी आ गया तो वेरिसेला, और स्मॉल पॉक्स वेरियोला। पोलियो, पोलियोमाइलिटिस, पेशियों की पीड़ा, ऐंठन, विकृति अंग, और खसरा, ये शरीर पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। कोक, कोलतार, कोल गैस, बिटुमन। कोक क्या होता है? कोक का यूज स्टील के बर्तन बनाने में किया जाता है। कोलतार, कोलतार होता है जिसको विस्फोटक के रूप में यूज लेते हैं। कोल गैस होता है इसको फ्यूल के रूप में यूज लेते हैं। पक्की सड़कें बनाते हैं वो बिटुमन, जो डामर वगैरह ऐड करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। कोल के उपयोग, इसका उपयोग चूल्हे, भट्टियों के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। लोहार द्वारा भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग वात्या भट्टी, ब्लास्ट फर्नेस में लोहे का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग स्टील और अन्य सामग्री के निर्माण में किया जाता है। कोक में कार्बन की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इसे कार्बन का लगभग शुद्ध रूप भी कहा जाता है। इसमें जो कार्बन होता है वो 98% के अराउंड होता है। कोलतार, इसका उपयोग पेंट, इत्र, कृत्रिम औषधि, रंजक आदि के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग कीटनाशकों, पेस्टिसाइड के निर्माण में करते हैं। व्यापक रूप से शैम्पू, साबुन, मलहम बनाने में, फोटोग्राफी में, जू मारने की दवा में। कोल गैस नगरपालिका प्रकाश व्यवस्था में किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है, तापन के लिए किया जाता है, और प्रकाशक के रूप में किया जाता है। इसका पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें भी कॉलम मैच करने हैं। पटसन, कपास, रेशम, नारियल का रेशा। नारियल का रेशा क्या होता है? जो नारियल के बाहर छिलका होता है वो। डी में तो ऑप्शन फर्स्ट आ गया। कपास, कपास एक फूल होता है। बी में ऑप्शन थर्ड आ गया। रेशम, रेशम किससे? कोकून से निकलता है। सी में ऑप्शन सेकंड हो गया। अब बचता है पटसन। पटसन क्या है? एक तना है। तो ए में ऑप्शन 4 आ गया। तो इसका राइट आंसर होगा 4 3 2 1। कपास नरम रेशा है जो पादपों से प्राप्त होता है। एक गेंद के रूप में उगता है। मूल रूप से महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि में। ये सब कपास की जो सबसे ज्यादा पैदावार होती है वो महाराष्ट्र में, फिर राजस्थान में, फिर एमपी में। और इसके लिए जो सोइल होती है वो होती है रेगुल सोइल, जिसे ब्लैक सोइल बोला जाता है। पटसन ओस अलसी के रूप में जाना जाता है। अलसी जो होती है छोटे छोटे दाने होते हैं, ये इसको पटसन बोलते हैं। इसका जो नाम है लीनम जुटिटाटिसिमम। लिनेयस कुल में लिनियस लिन का सदस्य है। ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाने वाली खाद्य तंतु है। पटसन रेशा पादप के तने की त्वचा से निकाला जाता है। ये चमकदार और लचीला होता है। रेशे में बंडल सुनहरे रोम की तरह दिखते हैं। यानी कि जो अलसी होती है ना, अगर अलसी आप लोगों ने देखी है तो ब्राउनिश कलर की होती है। इसमें ओमेगा फैटी एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर इसको खाते हैं ना तो माइंड डेवलप होता है, बादाम के जैसे वर्क करती है हमारी बॉडी में। रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन रेशा है जिसे कुछ रूपों में वस्त्रों में बुना जा सकता है। रेशम का प्रोटीन रेशा मुख्य रूप से फाइब्रोन से बना होता है। रेशम कीट लार्वा द्वारा कोकून बनाने के लिए निर्मित होता है। कैटरपिलर रेशम कीट एक प्रोटीन से बने रेशे को स्रावित करता है जो वायु के संपर्क में आने पर कठोर हो जाता है और रेशम के रेशे बन जाते हैं। रेशम कीट अपने आप को रेशम के रेशी से पूरी तरह ढक लेता है और इस आवरण को कोकून कहते हैं, जिसे रेशम के रेशे प्राप्त करने के लिए आगे संशोधित किया जाता है। नारियल का रेशा
नारियल का रेशा एक प्राकृतिक रेशा है जो नारियल के छिलके मध्य फल भित्ति से प्राप्त होता है। सफाई के बाद आमतौर पर सुनहरे रंग का होता है। सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। इसका जो यूज है ब्रश बनाने में, फर्श की चटाई बनाने में किया जाता है, गद्दे में भी ये सब यूज होते हैं। प्लास्टिक के संदर्भ में सही कथन चुनना है। थर्मोप्लास्टिक बार बार सांचे में ढाला जा सकता है, ये ऑप्शन सही है। थर्मोसेटिंग को गर्म करने पर पिघलाए जा सकते हैं। थर्मोसेटिंग एक बार बनाने के बाद पिघल कर भी नए सांचे में नहीं डाल सकते, तो ये ऑप्शन रोग हो गया। बैकेलाइट थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण, तो बैकेलाइट क्या है, ये पिघलता नहीं है, तो ये थर्मोसेटिक है, तो ये ऑप्शन रोग हो गया। पॉलीथीन पीवीसी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के कारण है, तो पॉलीथीन और पीवीसी का क्या है, गर्म करके इनको आकार में ढाला जा सकता है, ये थर्मोप्लास्टिक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। थर्मोप्लास्टिक वे पॉलीमर है जिन्हें गर्म करने पर विकृत किया जा सकता है और उनके आकार में सुधार किया जा सकता है। पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पीवीसी जिसे पाइप में यूज करते हैं। थर्मोसेटिंग ये क्या होता है कि इनको गर्म करने पर इनको विकृत नहीं कर सकते, नए आकार में नहीं डाल सकते। ऐसे बहुलक होते हैं जो गर्म करने पर अपरिवर्तनीय रूप से कठोर हो जाते हैं। प्रारंभ में ये एक तरल अवस्था में होता है, जब गर्म किया जाता है तो बहुलक इकाइयों में क्रॉस लिंकिंग करके एक सहसंयोजक बंध बना लेना। सहसंयोजक होता है कोवैलेंट बॉन्ड बना लेना और कठोर हो जाता है। बैकेलाइट, एपॉक्सी रेजिन, मेलामाइन आदि। क्वेश्चन नंबर 14। किसी खरगोश की अधिकतम 56 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, वह जितना तेज दौड़ सकता है उतना तेज दौड़ते, यह दूरी कितने मिनट में तय करेगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। टाइम निकालना है तो डिस्टेंस इनटू अपॉन में स्पीड हो गई। डिस्टेंस कितनी है, 2.5 और स्पीड है 56। इसको इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.044 आवर और इसको मिनट में 60 से कन्वर्ट कर देंगे तो आ जाएगा 3 मिनट। क्वेश्चन नंबर 15। एलिसा बुखार से पीड़ित, उसकी सहेली ने उसका ताप डॉक्टर थर्मामापी मीटर से देखा। थर्मामीटर रीडिंग क्या होता है कि थर्मामीटर को साफ करके रोगाणु रहित करें। थर्मामीटर को झटका दें ताकि कांच की बोतल में बल्ब में जो पारा है ना उसको झटका देते हैं तो वो उसमें आ जाता है अपने इनिशियल स्टेज में, जिससे कि बीच ताप के अंदर को नोट करेंगे। जो डिफरेंस फॉर एग्जांपल 1 डिग्री है तो वो इतना नोटिस नहीं होता। थर्मामीटर के जो भाग होते हैं 5 होते हैं, तो जो पर भाग होता है उसमें 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस होता है, तो 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और फिर 5। तो क्या होता है कि जो दाईं ओर 2 भाग अधिक है, यानी कि जो राइट साइड से है वो 2 भाग अधिक है, तो ये 1.4 डिग्री हो गया, 101 डिग्री है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये बोल रहा है कि 2 भाग अधिक है, तो 2 भाग अधिक के लिए पहला भाग ये और दूसरा भाग ये, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित झंडा बादलों के दौरान कौन सा मानव क्रियाकलाप नहीं करना चाहिए। ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट पूछता है, इसको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि एग्जाम टाइम में प्रेशर होने की वजह से हम पूरा क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं और टिक करके आ जाते हैं और वो गलत हो जाता है। तार वाले फोन से बातचीत करना, जमीन पर उकड़ू बैठना, मोबाइल का उपयोग करना, छोटे पेड़ों के नीचे शरण लेना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा छोटे पेड़ों के नीचे शरण लेना, ये काम नहीं करना चाहिए। बिजली गिरती है ना, पेड़ों के नीचे जल्दी पहुंचे। तड़ित झंडा की स्थिति में बिजली के उपकरण और तारों से दूर खड़े रहना चाहिए। झंडा के दौरान फोन का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। बढ़ती जाने वाली सावधानियां, ऊंचे पेड़ के नीचे शरण न ले क्योंकि बिजली ऊंची वस्तुओं से टकराती है। कोडित फोन के बजाय मोबाइल फोन का प्रयोग करें। ता, तारों में धारा के संचरण से झटका लग सकता है। कार के अंदर शरण लेनी चाहिए। बिजली कार की धातु की सतह के साथ जमीन तक चली जाती है।
इमारतों में आश्रय लेना चाहिए। इमारती भू संपर्कन के कारण बिजली जमीन पर पहुंच जाती है। जमीन पर उखड़ू बैठना चाहिए। बिजली के सीधे झटके से आकर्षित करने की संभावना कम हो जाती है। त्वरित चालक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग बिजली के हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। धातु की छड़ होती है, भवन की तुलना लंबी होती है, जिससे निर्माण के दौरान भवन की दीवारों पर स्थापित होता है। जो अर्थवायर होती है वो क्या होती है कि हमारे घरों में अर्थवायर लगी होती है, उसको वापस से अर्थ में डाल दिया जाता है, जिससे कि जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ना वो अर्थ में चली जाती है, जिसे अर्थिंग वायर भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, ध्वनि तरंगे गमन करने में सक्षम नहीं होती। जो साउंड है वो ट्रेवल नहीं करती वैक्यूम में, क्योंकि वैक्यूम में क्या होता है कि पार्टिकल्स नहीं होते, जिसकी वजह से वो ट्रेवल नहीं कर पाती। क्वेश्चन नंबर 18, समान लंबाई 25 सेंटीमीटर और समान व्यास के 4 कांच के बेलनाकार पात्र ABCD लिए गए 20 सेंटीमीटर तक जल से भरे हुए हैं। पात्र ए में तली 5 सेंटीमीटर ऊपर, बी में 8 और सी में 10 सेंटीमीटर ऊपर, डी में 12 में छेद है। तो कि छेद से बाहर आता हुआ जल सबसे दूर जाएगा। तो सबसे दूर जाएगा वो सब क्या होगा कि जिस पे प्रेशर जितना ज्यादा होगा ना वो उतना ही दूर पानी को फेंकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसको डायग्राम से समझते हैं। एक टंकी बना ली, उसमें क्या है कि ए में 5 सेंटीमीटर छेद है ऊपर, बी में 8 है, सी में 10 है और डी में 12 है। तो इसमें 5 सेंटीमीटर, तो सबसे ज्यादा जो वाटर का प्रेशर है वो इस पे पड़ेगा, तो सबसे ज्यादा जो पानी दूर फेंकेगा वो ए फेंकेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1। डी 12 सेंटीमीटर छिद्र से निकलने वाली धारा सिलेंडर के नजदीक गिरती है। ए 5 सेंटीमीटर छेद से निकलने वाली धारा सबसे दूर गिरती है, क्योंकि क्या होता है इस पर दाब ज्यादा लगता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 19, पिनहोल कैमरा, बहु बहुरूपदर्शी, परिदर्शी, न्यूटन चक्र। पिनहोल कैमरा क्या होता है, 2 डिब्बे, एक पारदर्शी पर्दा। बहुरूपदर्शी होता है आयताकार दर्पण पट्टी, एक बेलना गोलाकार समतल दर्पण की तस्करी, चूड़ियों के कुछ टुकड़े, गत्ते की ट्यूब और चक्रिका। परिदर्शी पेरिस्कोप, 2 समतल दर्पण, एक कठोर गत्ता डिब्बा। न्यूटन का चक्र, वृत्तीय गत्ता जिसकी ऊपरी हिस्सा 7 रंगों में पेंट किया गया हो। पिनहोल कैमरा, पिनहोल कैमरा एक साधारण कैमरा है जिसमें लेंस नहीं होता। एक छोटा सा छेद, एक तरफ छोटा सा छेद वाला प्रकाशरोधी डिब्बा होता है। प्रकाश छेद के माध्यम से गुजरता है, उल्टे प्रतिबिंब को डिब्बे के विपरीत दिशा में प्रोजेक्ट करता है। कार्य कैसे करता है ये? जो प्रतिबिंब बनता है वह आवृत्ति प्रकाश संचरण को प्रदर्शित करता है, जिसका अर्थ है कि पिनहोल कैमरा इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। जब शटर खोला जाता है तो प्रकाश प्रकाशित होता है, जिससे फिल्म पर प्रतिबिंब बनता है, तो कागज के पीछे रखा जाता है। इसका उपयोग निगरानी के लिए किया जाता है, क्योंकि इनका पता लगाना मुश्किल है। बहुरूपदर्शी प्रकाशिक यंत्र है जिसमें दो या दो से अधिक परावर्तक सतह एक निश्चित कोण पर एक दूसरे की ओर झुकी हुई होती है। इसे जब दूसरे छोर से देखा जाता है तो सममित प्रतिरूप प्राप्त होता है। जो बहुरूपदर्शी होता है इसमें जो एंगल होते हैं मिरर के मिड में 60 डिग्री के एंगल्स होते हैं। काम कैसे करता है, ये प्रकाश के नियम विपजोड़ का एक संयोजन है जो बहुरूपदर्शी सिद्धांत का आधार है। जब प्रकाश दर्पण की सतह पर पड़ता है तो इस तरह परावर्तित होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है, यानी कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट रे के बराबर हो जाती है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। जब श्वेत प्रकाश बहुरूपदर्शी में रंगीन वस्तुओं से गुजरता है तो अधिकांश प्रकाश इन वस्तुओं द्वारा अवशोषित हो जाता है। फैशन डिजाइन में सुंदर प्रतिरूप का उपयोग करते हैं। पेरिस्कोप
यह स्थिति की उपस्थिति में वस्तु के चारों ओर अवलोकन के लिए उपकरण है जो आमतौर पर प्रेक्षक की स्थिति को देखने के लिए की सीधी रेखा को रोकता है। परिदर्शी वाहनों की रक्षा करने वाले आगे और बगल में कवच में कमजोर दृष्टि को कम किए बिना वाहन के बाहर देखने की अनुमति देता है। प्रिंसिपल परावर्तन के नियम पर कार्य करता है। वस्तुओं से प्रकाश वस्तु से 450 डिग्री तक दर्पण पर पड़ता है तो परावर्तित होता है। परावर्तित प्रकाश फिर दूसरे दर्पण पर पड़ता है और फिर परावर्तित होता है जब तक कि यह मानव आंख द्वारा नहीं पहुंच जाता। तो पेरिस्कोप से किसी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं ना, ये लाइट तब तक पड़ती रहती है रिफ्लेक्ट होकर जब तक कि हम उस ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख ना लें। न्यूटन चक्र एक इंद्रधनुषी रंगों में खंडों वाला चक्र है। चक्र को घुमाया जाता है तो सफेद हो जाता है रंग। आइजैक न्यूटन ने प्रदर्शित किया कि सफेद प्रकाश एक इंद्रधनुष में पाए जाने वाले 7 अलग अलग रंगों का संयोजन है। काम कैसे करता है? रंगीन चक्र को साबित करने के लिए बनाया कि सफेद प्रकाश 7 रंगों का संयोजन है, इसलिए उन्होंने एक गोलाकार चक्र लिया, 7 अलग अलग रंगों को रंग दिया और तेज गति से घुमाया तो सफेद चक्र दिखाई दिया। यानी कि जब भी इसको घुमाते हैं ना तो जो व्हाइट कलर ही हमेशा नजर आता है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा केंद्रक का कार्य नहीं है? कोशिका का आकार, सुदृढ़ता प्रदान करना, ये नहीं है। जीन के रूप में जनक से संतति तक अभिलक्षणों को स्थानांतरित करना चाहिए। केंद्रक का काम क्या होता है? जो जेनेटिक क्वालिटीज होती है ना हमारे पेरेंट्स से बच्चों में आती है, तो ये तो सही है। नियंत्रण केंद्र की सतह कोशिकाओं के क्रियाकलाप को नियंत्रित करता है। जो केंद्रक होता है वो सेल की टोटल जो क्रियाएं होते हैं उनको कंट्रोल करता है। कोशिका द्रव्य और केंद्र के मध्य गति को अनुमति देता है। ये ऑप्शन भी ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, कोशिका वृद्धि प्रजनन को नियंत्रित करते हैं। यह डीएनए की प्रतियां बनाने में मदद करता है। इस प्रक्रिया को डीएनए प्रतिकृति यानी कि डीएनए रेप्लिका कहा जाता है। यह जीनोम की प्रतियां बनाने में मदद करता है जिसे कोशिका से बाहर ले जाया जाता है और शेष कोशिका द्वारा निकाला जाता है। इसे अनुलेखन कहा जाता है। इसे ट्रांसक्रिप्शन। कोशिका विभाजन, वृद्धि, प्रोटीन संश्लेषण महत्वपूर्ण कार्य महत्वपूर्ण कोशिकीय गतिविधियों में समन्वय में भी मदद करता है। केंद्रिका यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में मौजूद विशिष्ट संरचना है। केंद्रिका आरएनए में प्रोटीन से बना होता है। राइबोसोम के संयोजन और स्थानांतरण आरएनए के परिवर्तन में भाग लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसको खोजा था अल्पमान कोलिकर ने, नाम दिया था सी बेंडर ने। डिस्कवर थे इसके ओल्टमैन, कोलिकर, और जो इसको नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया का वो था सी बेंडर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखना। और यूकैरियोटिक कोशिका के हिस्से कोशिका द्रव्य में होते हैं, केंद्रक में नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य होता है वो ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य। तो ये था आज का वीडियो। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसका पीडीएफ कमेंट बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। और पीवाईपी सीरीज एंड होने के बाद हम एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।